हेलो एवरीवन। ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 13 दिसंबर को आपका पेपर है। एडमिट कार्ड आपके रिलीज़ हो गए। सर ने वीडियो बनाई है, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ से जा कर के आप अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अब पीक टाइम है, हमारे गिन के 10 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें आप कोशिश करिए जितना रिवीजन हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिए। हम यहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर में आपको मैथ्स के प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन प्रोवाइड है और प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन डिस्कस है, प्रीवियस ईयर सोशल साइंस के डिस्कस है। तो आप उन्हीं वीडियो को बार बार प्ले करिए और फिर पहले अपने क्वेश्चन को रिप्लाई करिए, फिर चेक करिए कि आपका क्वेश्चन सही है कि गलत है। इस प्रकार बार बार आप रिवीजन करेंगे वीडियो के थ्रू, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 40 क्वेश्चन में। क्वेश्चन 61 फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किसने मोनालिसा नामक चित्र बनाया था? आप लोग की डिमांड थी कि हमको हिंदी में क्वेश्चन चाहिए, तो हिंदी में अलग से तो नहीं मिला, बट हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन मैंने ढूंढा है। तो जिनको इंग्लिश देखना हो इंग्लिश देख लें, जिनको हिंदी देखना है वो हिंदी देख लें। चलिए क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने मोनालिसा नामक चित्र बनाया था? हु ऑफ द फॉलोइंग मेड द पेंटिंग मोनालिसा? ऑप्शन है हमारे पास माइकल एंजेलो, बेहजाद, कार्लाइल, लियोनार्डो द विंची। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची ने मोनालिसा नामक चित्र बनाया था। वो एक इटालियन पेंटर थे। इन्होंने एक हाफ लेंथ की पोर्ट्रेट बनाई थी स्माइलिंग फिगर की, जो आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। हम कोशिश करेंगे वीडियो छोटी बने ताकि आपके रिवीजन करने में आसानी हो, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताती जाऊंगी वन लाइनर के वे में, क्योंकि सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं। फैक्ट वे पे याद कर लीजिए। जहाँ पे मुझे ज़रूरी लगेगा कि उसको मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी फाउंडेड बाय हिटलर? हिटलर द्वारा स्थापित पार्टी का क्या नाम था? ऑप्शन है हमारे पास जर्मनी नेशनल पार्टी, नाजी पार्टी, नेशनल फोर्स, फाशियो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नाजी पार्टी। हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई थी 1920 में, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। और ये जो पार्टी थी हमारी, वो 1920 से लेकर के 1945 के बीच में एक्टिव थी। और ये जो है नेशनल सोशलिस्टिक जर्मन वर्कर पार्टी थी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, चेतक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऋषभदेव। सबसे पहले तीर्थंकर जैन धर्म के ऋषभदेव थे। बाकी जो ऑप्शन दिया है ए का पार्श्वनाथ वो 23rd नंबर के हैं, और महावीर जो 24th नंबर के हैं लास्ट। चेतक जो है वो कोई तीर्थंकर नहीं है, वो त्रिशला के फादर थे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऋषभदेव। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सही जोड़ी नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास एंड ऑफ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध की समाप्ति 1998, मर्जर ऑफ वियतनाम, वियतनाम विलय 1975, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947, नाइजीरिया बिकम इंडिपेंडेंट, नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ 1955। हम देख रहे हैं कि मर्जर ऑफ वियतनाम 1975 में हुआ था, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ था। इसको कोई नहीं भूल सकता है, क्योंकि ये हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस है, जिसको हम बहुत ही खुशी से मनाते हैं। नाइजीरिया बिकम इंडिपेंडेंट, नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ था 1955, ये तीनों सही है। लेकिन एंड ऑफ कोल्ड वॉर 1998 ये गलत है, क्योंकि एंड ऑफ कोल्ड वॉर जो हमारा हुआ था 1991 में हुआ था, और हमको इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना था। तो इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस? आवास निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। हमको ये बताना है कि जो हम आवास निर्माण करवाते हैं उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं। ऑप्शन है हमारे पास क्लाइमेट यानी जलवायु, कंडीशन ऑफ सरफेस धरातल की स्थिति, सोशल बिलीव्स यानी कि सामाजिक मान्यताएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण। तो हम जानते हैं कि अगर हमको कहीं भी रेसिडेंशियल हाउस बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वहाँ की क्लाइमेट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। धरातल की स्थिति तो कैसी भी हो, हम उस पर अपना घर बना सकते हैं,
और सामाजिक मान्यता, वो हमें फ़र्क नहीं करता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है तो वो कौन है? जलवायु और औद्योगिकीकरण। सो ए और डी ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 हमसे पूछ रहा है, चीनी यात्री फाहियान किस देश के शासनकाल में भारत में आया था? ड्यूरिंग हुज रूल द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान केम इन इंडिया? ऑप्शन है हमारे पास मौर्यन डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी एंड गुप्ता डायनेस्टी एंड कुषाण डायनेस्टी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गुप्ता डायनेस्टी। जो हमारा फाहियान थे वो विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड उनके शासनकाल में आए थे और उन्होंने रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम के बारे में लिखा हुआ था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। When did America declare his liberated from England? अमेरिका ने इंग्लैंड से कब स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? ऑप्शन है हमारे पास 4 जुलाई 1776, 15 जुलाई 1876, 1 जुलाई 1786, 4 जुलाई 1861। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जो है अपने स्वतंत्र होने की घोषणा की थी, इसलिए 4 जुलाई को वहाँ पे हमेशा हॉलीडे रहता है और उनको वो सेलिब्रेट करते हैं अपने इंडिपेंडेंस डे को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। महात्मा गांधी की दांडी मार्च के संबंध में निम्न कथन असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च? जो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था तो उनके दांडी मार्च में जो हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो कौन सा स्टेटमेंट उसमें गलत दिया हुआ है? चलिए देखते हैं। इट हैपेंड इन 1930, यानी कि ये 1930 में हुआ, बिल्कुल सही है। ये जो है तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने चलाया था, असहयोग आंदोलन, उस टाइम पे शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। विथ हिज क्विट इंडिया मूवमेंट हैज स्टार्टेड, गलत है, बिल्कुल गलत है। इससे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ, नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है हमारा 1942 में हुआ था, जबकि दांडी मार्च जो है जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ हुआ था 1930 में हुआ था। ये गलत है, बी ऑप्शन। थर्ड है इट स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम, बिल्कुल सही है। ये जो है साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। इस गांधी जी ब्रोक द साल्ट रेजोल्यूशन, गांधी जी जो है इसमें नमक कानून तोड़े थे, ये भी सही है। तो हम देख रहे हैं बी ऑप्शन जो है हमारा गलत है और हमसे पूछा है कि कौन सा सत्य है, तो इसमें 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इससे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 से पूछ रहा है, निम्नलिखित इमारतों तथा शासकों को सुमेलित करिए। जो एक साइड हमको एक लिस्ट में इमारत दी हुई है, एक साइड में हमको दिया हुआ है शासक। कौन से शासक ने ये इमारत बनाया था? यानी कि हमको बिल्डिंग दी है एक साइड हमको रूलर के नाम लिखनी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को सभी जानते हैं, इल्तुतमिश ने बनवाया था। ए का 2 होगा, देखिए ए का 2 किस में है? हाँ, ये सी में है हमारा ए का 2। सो राइट आंसर इज सी। और हम देख लेते हैं, चल मैच कर रहा है कि नहीं। गोलकुंडा हमारे कौन ने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह, यानी कि 1। बुलंद दरवाज़ा जो है वो किसने बनवाया था? अकबर ने। मोती मास्क यानी कि मोती मस्जिद किसने बनाया था? औरंगजेब ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर 70, बस्तर में आदिवासी समूह भूमकाल कब हुआ था? व्हेन डिड ट्राइबल रिवोल्यूशन भूमकाल ऑकर्ड इन बस्तर? ऑप्शन देखते हैं हम, 1857, 1876, 1901, 1910। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1910। 1910 में जो है आदिवासी विद्रोह, बस्तर में जो आदिवासी विद्रोह हुआ था वो भूमकाल जो था 1910 में हुआ था। ये बस्तर में हुआ था। इसका मेन कारण, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका मेन कारण क्या था विद्रोह होने का? क्योंकि ये जो एक हम रुद्र प्रताप देव जो थे उनको पावर से हटा दिया गया था, प्लस जो आदिवासी जंगल में रहते थे उनको वो जंगल को रिजर्व कर दिया गया था, प्लस कॉन्ट्रैक्टर को अलाउ कर दिया था कि वो वहाँ से लकड़ी जो है रेलवे स्लीपर्स के लिए काट सकते हैं। प्लस पुलिस के द्वारा जो है आदिवासियों के साथ जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा अत्याचार, ब्रूटलिटी यानी कि क्रूरता दिखाई जा रही थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1910। हम चलते क्वेश्चन नंबर 71 में। रामायण काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? बाय व्हाट नेम छत्तीसगढ़ एरिया वॉज नोन ड्यूरिंग रामायण पीरियड? ऑप्शन पढ़ते हैं, उत्तर कोशल, दक्षिण कोशल,
छत्तीसगढ़ देश, विदर्भ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज दक्षिण कौशल। जो छत्तीसगढ़ रामायण काल में जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर कौन सा 72 में। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। भविष्य की ऊर्जा मतलब कि जो कभी ना खत्म हो। ऑप्शन पढ़ते हैं, कोल यानी कि कोयला, सन यानी सूर्य, वाटर पानी, विंड हवा। तो राइट आंसर इज सन, क्योंकि सन की जो सनलाइट है हमारे पास जो आती है वो कभी भी एंड नहीं होगी, उससे हम बहुत ही अमाउंट में एनर्जी पा सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। क्वेश्चन नंबर 74 हमसे पूछ रहा है, 73 क्वेश्चन जो है तो आपको नहीं दिखा होगा तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत की कृषि भूमि पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक बोई जाती है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज सोन मोस्ट। ऑप्शन है हमारे पास खरीफ, रबी, जायद, सम इन ऑल सीजन, यानी कि सभी ऋतुओं में एक समान। हम जानते हैं खरीफ के सीजन में खरीफ का ही फसल उगाया जाता है, रबी की फसल में रबी की फसल उगाया जाता है। खरीफ मतलब कि जो बरसात की फसल होती है, रबी मतलब जो ठंडक के मौसम में स्टार्ट होती है, जायद मतलब कि दलहन जो होती है। तो इन तीनों में से हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सभी ऋतुओं में एक समान कृषि मतलब कि खरीफ के टाइम पे खरीफ की, रबी के टाइम पे रबी की, जायद के टाइम पे जायद की, सब बराबर अमाउंट में उगाया जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला के साथ साथ में ऊंचाई के साथ साथ निम्नलिखित कारणों से भी वनस्पतियों में परिवर्तन आता है। इन द हिमालयन रेंज द चेंज इन वेजिटेशन इज ड्यू टू हाइट अलॉन्ग विद द रीजन गिवन बिलो, यानी कि हिमालय की जो पहाड़ी श्रृंखला होती है, जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ते हैं तो वनस्पतियों में भी परिवर्तन आ जाता है। उसके क्या क्या कारण आता है, क्या क्या कारण है, चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। डिक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान की कमी, चेंज इन रेनफॉल यानी कि वर्षा में परिवर्तन, अनफर्टाइल सोयल उपजाऊ मिट्टी, स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी तेज हवा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो तापमान की कमी हो जाएगी, वर्षा में परिवर्तन हो जाएगा, अनुपजाऊ मिट्टी, तेज वायु का उतना फर्क नहीं पड़ता। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2, 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट एरिया इन छत्तीसगढ़ स्टेट स्टैंड एट विच प्लेस इन इंडिया। हमने छत्तीसगढ़ का पेपर उठाई हूँ प्रीवियस ईयर के, इसलिए इसमें छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक ज़्यादा दिया है, तो आप जिस भी स्टेट के हैं वहाँ की स्पेसिफिक चीज़ों को जरूर पढ़िएगा। तो हम अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज थर्ड यानी तृतीय। छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वन क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा है, क्योंकि पहला जो है वो मध्य प्रदेश का है, दूसरा जो है अरुणाचल प्रदेश का है, तीसरा जो है छत्तीसगढ़ का है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। विच लेयर ऑफ सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। मृदा की कौन सी परत, कौन सी जो लेयर है कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है मेरे पास C&R, C&B, O&A, A&B। हम जानते हैं कि ऊपर की जो दो लेयर होती है A&B, वो जो होती है कृषि के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। भारत की जनगणना सन 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। मतलब कि हमसे पूछा है कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा। जनसंख्या घनत्व मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। सो राइट आंसर इज ऑप्शन है, दैट इज बिहार। जनसंख्या घनत्व में बिहार स्टेट जो है सबसे आगे है, ठीक है, मैक्सिमम है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। क्वेश्चन नंबर 79 से पूछ रहा है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज रिलेटेड टू ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया। नीली जो क्रांति है वो भारत में किससे संबंधित है। ऑप्शन है मेरे पास इंडिगो प्रोड्यूस यानी कि नील उत्पादन, टी गार्डन यानी कि चाय बागान, पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन, सेरीकल्चर यानी कि रेशम पालन। ब्लू रिवोल्यूशन यानी कि पानी से
ब्लू मतलब नीला, मतलब हम समझ सकते हैं कि पानी वो हो सकता है, और पानी में कौन रहता है, मछलियाँ रहती हैं। तो ये फिश ये जो है हमारा ब्लू रिवोल्यूशन जो है मत्स्य पालन यानी कि फिश का जो हम पालते हैं उसको हम बोलते हैं पिसीकल्चर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पिसीकल्चर, मत्स्य पालन। नीली क्रांति हम किसको बोलते हैं, मत्स्य पालन यानी कि पिसीकल्चर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। थोड़ा सा मैं बताती हूँ। जैसे हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन जो था वो किससे रिलेटेड था, ग्रेन से था, अनाज से था। और उसी तरह से वाइट रिवोल्यूशन हमारा किससे रिलेटेड था, वो दूध से था। और येलो रिवोल्यूशन यानी कि पीली क्रांति किससे रिलेटेड थी, वो जो थी हमारी ऑयल सीड्स एंड ऑयल से था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 से पूछ रहा है, थार के मरुस्थल में निम्नलिखित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द डिजर्ट ऑफ थार। मतलब कि जो हमारा डिजर्ट है, रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान जो कि राजस्थान में है इंडिया के, उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हम जानते हैं रेगिस्तान यानी कि उसमें बालू ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए बलुई मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सैंडी सॉइल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सैंडी सॉइल। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। क्वेश्चन नंबर 81 हमसे पूछ रहा है, इन विच हिल कोडाई कैनाल इज सिचुएटेड। किस हिल में हमारा जो है ये क्या पूछा है हमसे कि, एक मिनट, हाँ हमसे क्वेश्चन पूछा है ये कि कोडाई कैनाल जो है किस पहाड़ी में स्थित है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, अनामलाई, कोयम्बतूर, बैलादीला, पलानी। सो राइट आंसर इज बैलादीला और पलानी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज पलानी। पलानी जो है पलानी हिल जो है उसमें हमारा कोडाई कैनाल पाया जाता है। और ये कोडाई कैनाल जो है वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में है, जो कि तमिलनाडु के मदुरई में है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट। यानी कि वाइट से हमको समझ में आ रहा है कि वो जो है बर्फ से ढका हुआ होगा, और हम जानते हैं कि बर्फ से कौन सा कॉन्टिनेंट ढका हुआ है, अंटार्कटिका। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अंटार्कटिका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 हमसे पूछ रहा है, भारत में कर्क वृत्त कितने अक्षांश या देशांतर से गुजरती है। थ्रू विच डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस इन इंडिया। हम जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एक लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड नहीं है, लैटिट्यूड है, और वो कितना होता है 23 डिग्री 30 मिनट लैटिट्यूड होता है, लेकिन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछा है तो ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड में। तो अगर हमसे पूछता कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो वो हमारा क्या हो जाता, सदर्न हेमिस्फीयर लैटिट्यूड। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है कि इंडिया में किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से गुजरता है, तो वो लैटिट्यूड से गुजरता है। और किससे गुजरता है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ऑप्शन ए 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। क्वेश्चन नंबर 84 हमसे पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग मिनरल टेबल। जो हमारा टेबल दिया हुआ है, टेबल 1 टेबल 2, उन दोनों को हमको मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। एनर्जी मिनरल, हमारा एनर्जी मिनरल ऊर्जा खनिज कौन सा है, चलिए देखते हैं। हाँ, ऊर्जा खनिज हमारा कोयला है। ए का 3, देखिए ए का 3 कहाँ पे है हमारा, ए का 3 हमारा ए और सी में है, यानी कि ए और सी हमको चेक करना पड़ेगा। मेटल मिनरल यानी धातु खनिज कौन सा है हमारा, धातु खनिज है मेरा ये क्रोमाइट है। ठीक है, परमाणु खनिज यानी कि एटॉमिक मिनरल कौन सा है हमारा, थोरियम है। और गौण खनिज यानी कि सेकेंडरी मिनरल कौन सा है हमारा, ये है हमारा ग्रेनाइट है। तो हम देख रहे हैं कि ए का 3 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ये ऑप्शन हमारे ऑप्शन 1 में है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस। दिए हुए निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब जब भी अपना पद लेते हैं तो शपथ लेते हैं, लेकिन स्पीकर कभी शपथ नहीं लेता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्पीकर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 हमसे पूछ रहा है, दिस इकोनॉमी वॉज एस्टेब्लिश थ्रू प्लानिंग कमीशन इन इंडिया।
योजना आयोग के माध्यम से भारत में स्थापित की गई अर्थव्यवस्था क्या है? तो हम जानते हैं कि हमारे इंडिया का जो अर्थव्यवस्था क्या है, मिक्स इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज मिश्रित अर्थव्यवस्था। स्टार्टिंग में हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी किया था, लेकिन इसको प्लानिंग कमीशन के द्वारा चेंज कर दिया था मिक्स इकोनॉमी। इसमें जो है तो गवर्नमेंट प्लस ये जो है तो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का मिक्सचर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी, दैट इज लोकसभा के प्रति। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 हमसे पूछ रहा है, व्हाट शुड बी क्योरम ऑफ फीमेल्स इन द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा, यानी कि ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की गढ़ पूर्ति के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास 1/10, 1/6, 1/3, 1/5। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 1/3। गढ़ पूर्ति के लिए 1/3 महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 89 में। क्वेश्चन नंबर 89 हमसे पूछ रहा है, हु वॉज द स्पीकर ऑफ द इनॉग्रल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि भारत की संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जब हम उद्घाटन किए थे उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? उस टाइम पे अध्यक्ष थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि उन सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। और हमने फ्रेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा था कि फ्रेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया था कि ओल्डेस्ट मेंबर को चेयरमैन बना देते हैं। तो सबसे पहले नॉन परमानेंट के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया था, फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिए थे। तो यहाँ पे हमारा पूछा है कि उद्घाटन के टाइम पे कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है? तो आपातकालीन शक्ति हम देखते हैं कौन सी है। पहला है प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट्स, यानी कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन। हाँ बिल्कुल सही, ये इसका प्रेसिडेंट राइट है, इमरजेंसी पावर है। दूसरा है हमारा एमनेस्टी ऑफ द क्रिमिनल, यानी कि अपराधियों को क्षमादान, ये इमरजेंसी पावर नहीं है, नॉर्मल पावर है। अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर, मंत्रियों की नियुक्ति, ये इमरजेंसी नहीं है, ये नॉर्मली ये ड्यूटी होती है प्रेसिडेंट की, वो अपने आप करता रहता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये भी इमरजेंसी पावर नहीं। इमरजेंसी पावर हमारा क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हम चलते क्वेश्चन नंबर 91 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इंडिया इज, भारतीय संविधान में भारत की परिभाषा है अ यूनियन ऑफ द स्टेट, भारत के संघ के रूप में, क्वाशी फेडरल, अर्ध संघ के रूप में, अ फेडरेशन यानी कि एक संघ के रूप में, अ कोऑपरेटिव फेडरेशन यानी कि एक सहकारी संघ के रूप में। तो हम जानते हैं कि अ यूनियन ऑफ द स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को दिखाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज राज्यों के एक संघ के रूप में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। क्वेश्चन नंबर 92 हमसे पूछ रहा है, वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? द नेम ऑफ द स्पीकर ऑफ प्रेजेंट लोकसभा, तो हम जानते हैं ये कौन है? श्री ओम प्रकाश बिरला। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। तो ये देख रहे हैं हमारा करंट का पूछा है, तो आप करंट के नाम बिल्कुल याद रखिएगा कि कौन प्रेसिडेंट है इस टाइम पे, और कौन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और कौन हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। ये सब आप थोड़ा सा पता करके रखिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर की चीज़ें आ सकती है और हमको पता होना चाहिए। मैं आई होप आपको पता होगा, क्योंकि करंट की चीज़ें सोशल साइंस में आपको इंटरेस्ट ही रहता है कि कौन हमारे प्रेसिडेंट है, कौन हमारे इंडिया को रूल कर रहा है। तो आप जान के रखिएगा, प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद जी, और प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, जो कि बच्चों तक को पता है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 से पूछ रहा है, व्हाट डज डिमोनेटाइजेशन मीन, विमुद्रीकरण का अर्थ क्या है? ये तो इंडियन सबको पता होगा, क्योंकि 8 नवंबर 2016 में हमारे यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें 500 के और 2000 के नोट जो है तो बंद कर दिए गए थे। तो उसमें क्या होता है कि पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देना, टू रिमूव ओल्ड करेंसी। ये जो है तो हम करप्शन को रोकने के लिए करते हैं, करप्शन प्लस ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 94।
विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट गिव्स मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, निम्नलिखित में किस खाते में ब्याज की दर अधिक होती है? सेविंग अकाउंट बचत खाता, करेंट अकाउंट चालू खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट सावधि जमा खाता, मंथली डिपॉजिट अकाउंट यानी कि मासिक जमा खाता। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हमको जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है, यानी कि एफडी जो हम 1 साल का एफडी कराते हैं, 2 साल का एफडी कराते हैं, जिसमें हम 1 साल का एफडी करा लिए कि मतलब कि 1 साल में हम उस पैसे को नहीं ले सकते, 1 साल के बाद ही लेंगे, तो उसमें हमको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फिक्स डिपॉजिट अमाउंट यानी कि सावधि जमा खाता। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 में से पूछ रहा है कि हु इशू करेंसी नोट इन इंडिया, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। 96 हमसे पूछ रहा है एज्यूम दैट देयर आर 5 फैमिलीज इन अ ग्रुप हुज एवरेज पर कैपिटा इनकम इज Rs 4,000. If the average per capita income of these families turn to 5,000 in next 2 years, then we can say that, हमसे पूछा है कि अगर मान लीजिए 5 परिवार हैं, उनकी जो औसत आय है, मतलब कि पाँचों की औसत एवरेज जो इनकम है वो 4,000 है, मतलब कि 4,000 एवरेज है, मतलब टोटल इनकम कितनी होगी? 20,000 होगी 5 के हिसाब से। तो यदि अगले 2 वर्ष में इन परिवार की प्रति व्यक्ति आयु 5,000 हो जाती है, मतलब कि औसत आयु जो है औसत जो हमारा पैसा है, आय जो है वो 2 वर्ष में 5,000 हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं? चलिए हम देखते हैं। समूह का स्तर घटा है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। बढ़ सकता है लेकिन घटा नहीं है। तो क्या सभी व्यक्तियों की आय निश्चित रूप से बढ़ी है? हाँ, कुछ ना कुछ तो सभी व्यक्तियों की आय बढ़ी है, इसलिए 5,000 एवरेज हो गया है। समूह का स्तर बेहतर हुआ है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि क्या पता किसी की जो है तो इनकम थोड़ी बढ़ी है, किसी की जो है ज़्यादा बढ़ी है, तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि सभी मतलब समूह का स्तर बिल्कुल अच्छा हो गया है। सभी व्यक्तियों की आय घटती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आय बढ़ी होगी, या तो कम में बढ़ी होगी या तो ज़्यादा में बढ़ी होगी। तो सबसे सूटेबल आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज सभी व्यक्तियों की आय निश्चित रूप से बढ़ी है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। क्वेश्चन नंबर 97 हमसे पूछ रहा है देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संक्षेप में क्या कहते हैं? जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसको संक्षेप में क्या बोलते हैं? नाम से इंग्लिश से हमको पता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब PDS। सो राइट आंसर जो ऑप्शन सी, दैट इज PDS। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। भारत सरकार द्वारा सौभाग्य वेब पोर्टल किनके लिए लॉन्च किया है? सौभाग्य वेब पोर्टल वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इंडिया टू ट्रैक। सौभाग्य वेब पोर्टल हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज विद्युत कनेक्शन धारियों के लिए। चलिए, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि सरकार योजना ला रही है अपनी, उसको बोला है, तो थोड़ा सा आप योजना भी पढ़ लीजिएगा। योजना पढ़ लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया इज कंसिडर एज, जो श्वेत क्रांति हुई थी, यानी कि श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? दुग्ध उत्पादन से। तो उसके फादर जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो हम जानते हैं उनके जनक कौन है? डॉक्टर VS कुरियन। राइट आंसर ऑप्शन है, दैट इज डॉक्टर VS कुरियन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। द बिगेस्ट सोर्स टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज, सरकारी राजस्व बढ़ाने का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? चलिए देखते हैं। लोन यानी कि ऋण, टैक्स यानी कर, प्रॉफिट यानी लाभ, बजट यानी कि बजट। तो हम जानते हैं कि सरकारी राजस्व बढ़ाने का सबसे बड़ा स्रोत है कर। अगर हम टैक्स को बढ़ा देंगे तो हमारा राजस्व भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमारे टॉप 40 क्वेश्चन हो गए। आप कोशिश करिएगा कि 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को देख करके, और वीडियो पॉज करके पहले अपने क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, फिर आप चेक करिएगा आप सही हो कि नहीं। इस प्रकार से 2 से 3 बार आप वीडियो जब देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्लस आपको फैक्ट याद हो जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप 3 बार आप उसको देख लिए होंगे तो आपको बिल्कुल मन में आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये है। तो इस तरह से आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। कोशिश यही करना कि जितनी भी आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन वीडियो डली हुई है उसको 3 से 4 बार देखना। पहले खुद से ट्राई करना, फिर आंसर देखना, खुद से ट्राई करना, फिर आंसर देखना। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप जो है तो NTSC का पेपर क्वालिफाई कर लोगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी, और प्लस इसको शेयर करिएगा, क्योंकि एट मैक्सिमम जितने लोग इसको देख ले उन हेल्प हो जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। क्योंकि आप तो अपनी पढ़ाई कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने दोस्तों की भी पढ़ाई में हेल्प हो जाएगी।
और आप अच्छे से तैयारी करिए। 13 को आपका पेपर है और आपकी 1-2 वीडियो और मैं लेके आऊँगी ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।